हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमी उत्थान में। और मैं हूँ श्रेया राज। तो करते हैं आज सुबह सुबह चाय कॉफ़ी, गरम गरम चाय कॉफ़ी के साथ ठंडी ठंडी ताज़ी हवा, और उसके साथ लेते हैं हम करंट अफेयर्स का तड़का। तो आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स। तो आप लोग भी जम के करंट अफेयर्स की तैयारी करना है, क्योंकि एग्जाम में तो एकदम पूछा जाता है ये करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, आप लोग भी आंसर कीजिएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष किसे बनाया जाएगा। तो इसका ऑप्शन है, देखिए, जस्टिस अरुण मिश्र, ऑप्शन नंबर बी प्रदीप चंद्रन नायर, ऑप्शन नंबर सी रवनीत सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है जस्टिस NV रमन्ना। तो आप लोग फटाफट आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जस्टिस अरुण मिश्रा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा जस्टिस अरुण मिश्रा। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी, तो इसीलिए 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप याद रखेंगे इसे, 10 दिसंबर को राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जस्टिस अरुण मिश्रा जो हैं, ये मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिस अरुण मिश्रा के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष होंगे, यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रह चुके हैं। उसके बाद देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय नियुक्ति समिति ने NHRC के नए चेयरमैन की नियुक्ति पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही महेश कुमार मित्तल और डॉक्टर राजीव जैन को आयोग का सदस्य नियुक्त किए जाने की मंजूरी भी दे दी गई है। तो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है? तो एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस लाई हूँ जो कि डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद आपको जो पॉइंट नोट करना है, वो पॉइंट करना नोट है एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स। तो देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स। तो देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सुशील चंद्रा को। चूंकि आपको पता है कि चुनाव आयुक्त तो सुनील अरोड़ा, और अभी जो नियुक्त किया जाएगा ये किया जाएगा सुशील चंद्रा को। फिर देखिए नेक्स्ट है कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश CJI के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो NV रमन्ना को नियुक्त किया जाएगा। किसे नियुक्त किया जाएगा? NV रमन्ना को। आपको ये दोनों चीजें ध्यान में रखना है पॉइंट ऑफ एग्जाम की तरफ से। ये स्टार्टेड क्वेश्चन आप समझ लीजिए। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्या है। तो देख लीजिए, हाल ही में किस राज्य में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य के गार्डों की मारक क्षमता बढ़ाने और उन्हें कमांडो प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य के गार्डों की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए कमांडो प्रशिक्षण प्रदान करने की मंजूरी दी गई है? तो बताइएगा आप लोग। तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है तेलंगाना, तेलंगाना, ऑप्शन सी है राजस्थान, और ऑप्शन डी है असम। तो चूंकि आपको पता है कि ये जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ है, हम लोग जनरल नॉलेज में इसे बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो ये है असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये असम में स्थित है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा असम। इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा असम। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो उससे पहले असम के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे हाल ही में असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ अभ्यारण्य के गार्डों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए मंजूरी दी है। ये तो आपने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है, देखिए, जो ये आपको याद, ये ऐसे ही पढ़ सकते हैं, आप वीडियो को रोक के इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन जो इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है ये है, देखिए, एग्जाम फैक्ट्स, एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स, जो कि आपको याद करना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए भी आई है। तो देखिए इसमें कुछ राष्ट्रीय उद्यान, कुछ नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सा नेशनल पार्क है। तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, मरुस्थलीय और मुकुंदरा हिल, ये फेमस नेशनल पार्क है। उसके बाद देखिए असम की तरफ चलते हैं। तो असम के बारे में आप जानते हैं कि असम में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान है। असम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? मानस राष्ट्रीय उद्यान है, जो एक सींग के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। असम का जो मानव राष्ट्रीय उद्यान है मानस, वो एक सींग के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। और उसके बाद काजीरंगा, ये भी एक सींग के गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक सींग के गेंडा के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो आप काजीरंगा को टिक करेंगे। किसे टिक करेंगे? तो आप काजीरंगा को टिक करेंगे। उसके बाद देखिए राजीव गांधी, ओरांग, डिब्रू साइखोवा, ये सारे नेशनल पार्क जो है असम में है। फिर चलते हैं तेलंगाना में। तो तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी नेशनल पार्क है। उसके बाद मुग्रावनी नेशनल पार्क है। ये दो नेशनल पार्क है और दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोनों? क्योंकि आपको पता है कि तेलंगाना चर्चा में, तेलंगाना की
हर एक चीज़ अभी के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। जैसे तेलंगाना की हिमा कोहली को ले लीजिए, तेलंगाना की कोई भी राज्यपाल, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री कुछ भी हो गया तो सब इम्पॉर्टेंट होते हैं इसके लिए। अब देखिए उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड तो लगता है कि वो नेशनल पार्क के लिए ही बना है। तो जो उत्तराखंड में नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो बना था, यही बना था 1936 में। और इसका जो पहले का नाम था ये क्या था, इसका पूर्व नाम था हेली। मैं आपको बार बार बताती थी, मेरे आपने टॉपिक में भी देखा होगा, राष्ट्रीय उद्यान वाली टॉपिक में मैं इसको डिटेल से आपको बताई हूँ। फिर देखिए कौन सी है उत्तराखंड के अलावा, फूलों की घाटी और नंदा देवी। तो उत्तराखंड को तो फूलों की घाटी भी कहा जाता है, बहुत खूबसूरत इलाका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने किस संगठन के देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में भाग लिया। यानी किस संगठन के देश के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक में भाग लिया है। तो ये किसके साथ लिया है, तो ऑप्शन पहले देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है संघाई सहयोग संगठन, ऑप्शन बी है सार्क, ऑप्शन सी है WTO और ऑप्शन डी है गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी कि नैम। तो आप बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नंबर डी यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम। इसका राइट आंसर ये है। तो यानी कि इन्हीं के साथ ये बैठक हुई। उसके बाद देखिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में। तो आपको पता है कि हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ मंत्रियों के साथ बैठक की और अपनी ज़रूरतों के बावजूद कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने 59 नैम देशों सहित 123 भागीदार देशों को दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित की है। भारत इतना करेगा अन्य देशों के लिए। और आयुष्मान भारत का लक्ष्य है 500 मिलियन से अधिक वंचित लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य आश्वासन प्रदान करना, ताकि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन जाए। जैसे भारत की जो जनधन योजना है उसे दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय समावेश की योजना माना जाता है। तो उसी तरह से ये आयुष्मान भारत योजना को सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बनाना भारत सरकार का लक्ष्य है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद देखिए एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स। तो इससे रिलेटेड एग्जाम स्पेशल क्या फैक्ट्स हो सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो देखिए इसमें नंबर 1 है पॉइंट है कि विश्व व्यापार संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है जो विश्व व्यापार के लिए नियम बनाता है। और ऑप्शन अगर नंबर 2 की बात करें, पॉइंट 2 की, तो इसका गठन 1 जनवरी 1995 को हुआ था। जो WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार या गैट जिसे कहते हैं जनरल, गैट का यहाँ आपको फुल फॉर्म याद रखना है। गैट का फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिएगा, इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक्स टैरिफ्स एंड ट्रेड, ये है इसका फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सबसे पहले 164 सदस्य देश थे। इसके बाद जुड़ने वाला नवीनतम सदस्य देश अफगानिस्तान बना, जो कि 29 जुलाई 2016 को इसका सदस्य बना। तो ये तीनों फैक्ट आपके लिए VVI है, समझ लीजिए। आप इसको एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स को जरूर ध्यान में रखेंगे। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में किसने अंडमान और निकोबार कमान के 16वें कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला है। तो अंडमान और निकोबार कमान में 16वें कमांडर इन चीफ का पदभार किसने संभाला है। तो इसका ऑप्शन देखिए क्या है। ऑप्शन नंबर ए है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, ऑप्शन बी है वाइस एडमिरल रवनीत सिंह, ऑप्शन सी है जनरल विपिन रावत और ऑप्शन डी है जनरल दलबीर सिंह। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है ये है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह। इसका जो राइट आंसर है वो है लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह, जिसने कि अंडमान और निकोबार में 16वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला। आपको ये नंबर भी याद रखना है, ये 16वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहले लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं। तो 1 जून 2021 को अंडमान एवं निकोबार में कमांडर इन चीफ ये बने हैं, तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद देखिए इसमें अगर ध्यान रखने वाली कोई चीज़ है तो आप इसे पढ़ लेंगे वीडियो रोक के। तो उसके बाद देखिए एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स, हमारा तो मेन मकसद ये एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स ही है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो CRPF सेंट्रल रिजर्व रेलवे पुलिस फोर्स के DG कुलदीप सिंह को NIA का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। तो किसे दिया गया है, कुलदीप सिंह। अभी वर्तमान में कौन है, कुलदीप सिंह। इससे पहले AP माहेश्वरी थे। उसके बाद देखिए CBDT सदस्य JB महापात्र को मिला अध्यक्ष का अतिरिक्त भार। कुलदीप सिंह को CRPF के GD का अतिरिक्त प्रभार मिला NIA का, और CBDT का मिला है किसे,
तो जेबी महापात्र को। उसके बाद देखिए नंबर 3 पॉइंट जो है, इतिहासकार लॉरेंस डेस्कॉर्स 228 वर्षों में पेरिस फ्रांस में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लूव्र संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष बनी। इसे तो आप स्टार मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क ही कर लीजिए इस क्वेश्चन को आप, क्योंकि आपको पता है कि जब भी महिलाओं से जुड़ा कोई चीज़ आता है और खासकर जब सबसे पहले की बात हो कि महिलाओं ने सबसे आगे बढ़ के सबसे पहले कोई काम किया, तो वो तो आपके पेपर में छपने के लिए होता है। वो काम तो बाद की बात है, पहले तो वो आपके पेपर में छपने के लिए होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है इतिहास लॉरेंस डेस्कॉर्स के बारे में। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रा प्रमुख सामंत गोयल आईबी प्रमुख अरविंद कुमार का कार्यकाल 1 साल बढ़ाया गया, यानी कि रॉ के जो प्रमुख है और आईबी के प्रमुख है, इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, इन दोनों के जो प्रमुख अरविंद कुमार थे उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि किनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ा दिया, तो अरविंद कुमार। ये फिर इसमें क्वेश्चन ये आ सकता है कि कितना समय के लिए इनका कार्यकाल बढ़ाया गया, तो आप इसे ध्यान रखेंगे 1 साल के लिए। अब देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जगजीत पवाडिया बनी वियना स्थित INCB के अध्यक्ष। ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जगजीत पवाडिया बनी वियना स्थित INCB के अध्यक्ष। तो देखिए एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स लाने का एक ही रीजन है कि इसमें जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन करना है, क्योंकि देखिए जनरल GK GS अब यहाँ पे जो बातें यूज हुई हैं तो ये यूज हुई हैं जनरल लेफ्टिनेंट जनरल के लिए। तो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें अगर CRPF के बारे में बता दी जाती है, इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्थापना, इसके तो उतना ज़्यादा मतलब कह सकते हैं आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि धीरे धीरे एग्जाम का जो लेवल है वो थोड़ा हाई होते जा रहा है। आप अभी से लेके 3-4 साल 5 साल पहले के अगर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर देखेंगे तो उसका लेवल कुछ और था, लेकिन अभी का आप हर एक एग्जाम को देखेंगे तो इसका लेवल कुछ और रहता है। इसीलिए चूंकि तैयारी की सही अप्रोच, सही रणनीति यही कहती है कि जैसे जैसे एग्जाम चल रहा है वैसे वैसे हमें चलना है, ये नहीं कि हम अपने पहले जैसे चल रहे हैं। जैसा कि आप अगर देखें तो देश बदला तो देश के साथ लोग भी बदले, जैसे जैसे प्रगति कर रही है, स्टैंडर्ड भी बढ़ रहा है सब कुछ, तो उसी तरह से हमें भी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। जैसे जैसे एग्जाम का क्वेश्चन लेवल आ रहा है वैसे वैसे हमें खुद को भी तैयार करना है। इसीलिए इसमें कुछ ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लाए जाते हैं एग्जाम स्पेशल फैक्ट्स, जो कि आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ कि हाल ही में भारत ने लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में भी भाग लिया, यह किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो बताइएगा भारत ने किस देश के राष्ट्रपति के द्वारा आयोजित किए गए लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट में भाग लिया है। तो नंबर ए ऑप्शन है चीनी राष्ट्रपति, नंबर बी फ्रांस के राष्ट्रपति, नंबर सी अमेरिकी राष्ट्रपति और नंबर 4 है ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिकी राष्ट्रपति, यानी कि ये आयोजन किया गया था अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा। और आपको पता है कि 46 नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के जो बाइडन जी, और उपराष्ट्रपति की बात करें तो 49 नंबर की राष्ट्रपति है कमला हैरिस। ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। इन दोनों ने 20 जनवरी को शपथ लिया था अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पे डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडन बने हैं। तो अब देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं। तो अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में जो बातें जानने योग्य है तो आप इसे पढ़ लेंगे, इसमें देख लेंगे क्या क्या, उतना तो इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। लेकिन अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट का क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में नासा किस जीव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की योजना बना रहा है, यानी कि हाल ही में नासा के द्वारा किस जीव को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजने की योजना बनाया जा रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन है वाटर बियर, ऑप्शन बी है जेलीफिश, ऑप्शन सी है बंदर और ऑप्शन डी है सांप। तो देखिए पिक से कैसा लग रहा है, देखने में बड़ा अजीब सा जानवर है, ये तो जेलीफिश लग रहा है लेकिन जेलीफिश ये है नहीं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर बियर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर बियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वाटर बियर की तरह ये पानी में है और इसके 7-8 से पैर हैं, 8 पैर हैं लगता है। और उसके बाद फिर यही जाएगा कहाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाएगा, नासा के द्वारा भेजा जाएगा। पता नहीं वहाँ जाके क्या करेगा। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट। तो पहले वाटर बियर के बारे में जान लेते हैं कुछ बातें। तो वाटर बियर के बारे में है कि नासा विभिन्न वैज्ञानिक अध्ययनों के संचालन के लिए बेबी स्क्विड्स और स्क्वाइड्स एंड टार्डिग्रेड्स, जिसे वाटर बियर भी कहा जाता है। तो इसका आप ये नेम याद रखेंगे। कभी कभी आप वैज्ञानिक नाम सुनेंगे बहुत चीज़ों के बारे में, तो इसीलिए इसका भी आपको ध्यान में रखना है ये वाला चीज़ कि इसे क्या कहा जाता है। ठीक, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। इसे भेजने की योजना बनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय
अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसमें। और ये दोनों जंतु अलग अलग वैज्ञानिक अध्ययनों का हिस्सा है, यानी कि अलग अलग वैज्ञानिक मिलकर अलग अलग इसका अध्ययन करवा रहे हैं। और आपको पता है कि स्पेस लाइट के वातावरण में टार्डिग्रेड्स वाटर बियर का व्यवहार कैसा होता है, ये सब चीज़ें इसमें दिए हुई है। टार्डिग्रेड पृथ्वी पर उच्च दबाव, तापमान और विकिरण जैसी चरम परिस्थितियों में अपने आप को बनाए रख सकते हैं, यानी कि इसमें कुछ विशेष गुण है, तभी तो भेजा जा रहा है। देख लिया आप लोगों ने कि इसे क्यों भेजा जा रहा है, तो इसमें कुछ विशेष गुण है जिसके कारण कि ही इसे भेजा जा रहा है। तो इसके गुण को ध्यान, वैसे भी इंसान की शकल सूरत से ज़्यादा उसकी गुण की पूछ होती है। तो देखिए यहाँ भी, तो आप लोग भी ऐसे गुणवान बनिए, इतना बेस्ट बनिए कि आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले एशिया के पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बन गया। यानी कि दृष्टिहीन व्यक्ति थे, फिर भी वो एशिया के जो सबसे पहले व्यक्ति बन गए जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की, यानी कि जिन्होंने एवरेस्ट चोटी की चढ़ाई की है। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन है तेंजिंग नॉर्गे, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है त्सांग यिनहिंग और ऑप्शन नंबर सी है झांग होंग, ऑप्शन डी है प्रियंका मोहिते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 झांग होंग। झांग होंग पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बने एशिया के जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। तो चलिए देखते हैं अब इनके बारे में कुछ बातें। तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएंगे। तो देखिए चीनी नागरिक 46 वर्षीय झांग होंग एशिया के पहले दृष्टिहीन व्यक्ति बने जिन्होंने नेपाल के रास्ते माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई पूरी की है। चीनी व्यक्ति हैं, ये चीन के हैं और इन्होंने नेपाल के रास्ते, चूंकि आपको पता है कि नेपाल में ही माउंट एवरेस्ट स्थित है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट स्थित है। और उसके बाद दुनिया के अब तक 3 दृष्टिहीन पर्वतारोही इस चोटी पर पहुंच गए। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 3 पहुंचे हैं जिसमें कि ये एशिया के पहले हैं। झांग ने 24 मई को 3 गाइडों के साथ 8,849 मीटर ऊंची चोटी पर पहुंचकर यह सफलता हासिल की। एक्यूरेट इसकी ऊंचाई की अगर बात की जाए माउंट एवरेस्ट की, तो 8,848.86 मीटर ऊंचाई, क्योंकि आपको पता है कि इधर जो सर्वेक्षण हुआ था इसके अनुसार कुछ चोटी की जो ऊंचाई है थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, तो इसीलिए 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई है। अब देखिए यहाँ पे एक बात बताया गया है कि 72 किलोमीटर लंबा सियाचिन हिमनद विश्व का दूसरा सबसे लंबा हिमनद है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे और इसे आप हमेशा याद ही रखेंगे, कर लीजिए तो ये आपके लिए VVI है। उसके बाद देखिए एग्जाम स्पेशल कुछ फैक्ट्स हैं इसमें, जिसमें कि है एवरेस्ट पर्वत पर पहली चढ़ाई एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे ने की थी। एडमंड हिलेरी जो कि न्यूजीलैंड के थे और तेंजिंग नॉर्गे जो कि नेपाल के थे, इन्होंने 29 मई 1953 को एवरेस्ट को फतह किया। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला बिछेंद्री पाल है। ये सब तो आप शुरू से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पढ़ते आ रहे होंगे। उसके बाद देखिए प्रियंका मोहिते जो है ये नेपाल की किस चोटी को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, तो माउंट अन्नपूर्णा। नेपाल की कौन सी चोटी है, माउंट अन्नपूर्णा, और प्रियंका मोहिते ने इसे फतह किया। नाम से लग रहा है कि ये पूरा इंडिया की, ये प्रियंका मोहिते इंडिया की है। उसके बाद देखिए ये तो हो गया, और कुछ है इसमें, जैसे त्सांग यिनहिंग जो है वो ने एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई का रिकॉर्ड तोड़ा। यह संबंधित कहाँ से, तो हांगकांग से, यानी कि सबसे तेज चढ़ाई तो करते हैं, चढ़ाई ऊंची चोटी पे सब लोग पहुंचते हैं, करते हैं, लेकिन सबसे तेज गति से जिन्होंने चढ़ा, सबसे तेज रफ्तार से चढ़ा वो है त्सांग यिनहिंग। ये तो 72 पाजी हैं जो सबसे तेज रफ्तार पे चढ़ रहे हैं। तो देखिए उसके बाद एक 75 वर्षीय आर्थर मुइर जो 2009 में 67 साल की उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले विल वर्क के रिकॉर्ड को तोड़कर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाले सबसे उम्रदराज अमेरिकी बन गए। देख लीजिए 67 साल में भी इनका जोश कम नहीं है, 67 साल में भी एवरेस्ट पर चढ़ाई कर रहे हैं। और एक हम लोग हैं जो कि एवरेस्ट तो चढ़ना दूर, सुबह 4 बजे नींद तक नहीं टूटती है, ये हम लोगों का हाल। तो कुछ सीखिए इन लोगों से, कुछ बनना है, हम लोगों को भी सीखना है। मैं भी आलसी हूँ, मुझे भी सीखना होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्न में से किस पुस्तक को इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 मिला है। तो किस पुस्तक को मिला है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ ईयर अवार्ड 2021। इसे तो आप स्टार ही कर लीजिए क्योंकि बुक से क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। तो अब देखिए इसके ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है सावरकर ए कॉन्टेस्टेंट लिगेसी 1924 से 1966।
ऑप्शन नंबर बी है स्टारगेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। ऑप्शन नंबर सी है लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेस 2003 to 2020। और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन है। तो किसे 2021 का इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस इसका राइट आंसर है। देखिए फिगर भी बना हुआ है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये फिगर अगर याद रहेगा तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, इसीलिए फिगर सेट भी किया जाता है। अब चलिए ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के बारे में 2-4 बातें जान लेते हैं। तो इनके बारे में है कि यह पुस्तक उद्यमी और व्यापार मालिकों के लिए संकट में भी व्यापार को फलने फूलने का ज्ञान प्रदान करते हो, यानी कि इसमें व्यापार के गुण हैं, व्यापार के जो गुण हैं उस बातों को कह लीजिए तो मूल मंत्र है इसमें व्यापार संबंधित। तो ये बातें इसमें। उसके बाद देखिए नितिन राकेश जो हैं आईटी प्रमुख एम्फैसिस के मुख्य कार्यकारी निदेशक सीईओ और कार्यकारी निदेशक हैं। उन्होंने 2019 में टेक इनोवेटर ऑफ द ईयर के लिए गोल्ड स्टीवी अवार्ड जीता है। तो ये देख लेते हैं आगे क्वेश्चन, उसमें उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। तो ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो जैसा कि आपको पता है कि तंबाकू निषेध दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। और आपको पता है 3-4 दिन पहले ही 31 मई गए हैं, इसीलिए उसमें जो तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास जिन्होंने किया उन्हें WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये कौन है, तो देखिए पिक देख के तो आप बता ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर हर्षवर्धन, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी है मनीष सिसोदिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन आपको पता है ये स्वास्थ्य मंत्री हैं और इसके अलावा जो डॉक्टर हर्षवर्धन है ये WHO के कार्यकारी बॉडी अध्यक्ष हैं। WHO के कार्यकारी बॉडी अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। चलते हैं अब इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं इन्होंने WHO हर साल 6 WHO क्षेत्रों में से प्रत्येक व्यक्तियों और संगठनों को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों के लिए मान्यता देता है, जो कि 2021 में डॉक्टर हर्षवर्धन को भी मिला है। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस हर साल 31 मई को मनाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और देखिए डॉक्टर हर्षवर्धन को किस कार्य के लिए मिला है पुरस्कार, तो डॉक्टर हर्षवर्धन नेतृत्व में ई सिगरेट और गर्भ तंबाकू उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2019 के राष्ट्रीय कानून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस वर्ष के तंबाकू निषेध दिवस की थीम क्या थी। तो विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो, ये थीम आपको एकदम से याद रखना है। विजेता बनने के लिए तंबाकू छोड़ो, ये क्वेश्चन आपको एकदम से ध्यान रखना है। और 31 मई को मनाया जाता है, ये भी आई है थीम इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, भारतीय उद्योग परिसंघ CII, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका ऑप्शन देखते हैं, तो जगजीत पवाड़िया ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है TV नरेंद्रन, ऑप्शन नंबर सी है कुलदीप सिंह और ऑप्शन नंबर डी है JB महापात्र। तो बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या होगा, किसे भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो ये हैं TV नरेंद्रन, ये हैं TV नरेंद्रन इसका राइट आंसर है। इससे पहले उदय कोटक थे। तो देख लीजिए इसका कुछ बारे में, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक TV नरेंद्रन ने 2021 से 22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उदय कोटक, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है, सो उद्योग निकाय का नेतृत्व किया। मैंने अभी आपको बताया था कि उदय कोटक इससे पहले थे। अब देखिए भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना कब हुई, ये चीज़ आपको याद रखना है। तो 1895 में हुई है, ये चीज़ आपको एकदम ध्यान में रखना है। उसके बाद वो 2016 से 17 के दौरान थे। तो इनके बारे में बस यही 1-2 बातें याद रखनी है। और उसके बाद भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 में हुई। तो
देखिए आज का ये करंट अफेयर्स कंप्लीट हुआ। मैं सोच रही थी कि आपके लिए जीके के लगभग 10 क्वेश्चन लेकर आऊँ, तो आप लोग बताइएगा जरूर कि क्या मैं इसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी कि जीएस जीके के 10 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट लेकर आऊँ। वैसे इसमें भी बहुत सारे जीके आ गए हैं जो मैंने आपको बताया, तो अगर आप उसे नोट कर लेंगे। और एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप रियल में करंट अफेयर्स पे पकड़ बनाना चाहते हैं तो आप उसे लिखें जरूर, आप उसे जरूर लिखें। जैसे कि मैंने एक बार आपको बताया, तो आप इसे एक बार ध्यान से सुन लें, फिर दूसरी बार क्या करें कि इसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारा नहीं लिखना है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे आप एक नोट्स के रूप में अपनी कॉपी में जरूर नोट करें। और जब कल यानी कि नेक्स्ट डे मैं इसका रिवीजन करा दूंगी, तो आप जब 3 बार एक ही चीज़ को पढ़ लेंगे, एक बार मेरे द्वारा सुनिए, दूसरी बार कॉपी में लिखें और तीसरी बार मैं जब रिवीजन करा दूंगी, तो आपको फिर समझ लीजिए कि इस पर बहुत अच्छी पकड़ बन जाएगी। ऐसे आप कितने भी पीडीएफ पढ़ते रहें या फिर ऐसे सुनते रहें तो आपको चीज़ें उतनी पकड़ में नहीं आएगी। इसीलिए आप ज़रूर लिखें और रिविज़न तो मस्ट है, मैं आपको कल करवा दूंगी। तो चलिए आज का तो करंट अफेयर्स यहीं तक रहा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सुबह की चाय कॉफ़ी और ठंडी ठंडी हवा के साथ आपको कैसा लगा आज का ये करंट अफेयर्स। तो चलिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज का तो यही ख़त्म हुआ। तो घर पे रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, धन्यवाद।